हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ड्यूल एक्सपेक्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज अ ड्युअलिटी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एवरी ट्रांजैक्शन हैज ट्विन एस्पेक्ट्स। देखिए, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर एक ट्रांजैक्शन के दो एक्सपेक्ट होते हैं, ठीक है, दो पक्ष होते हैं, नेमली गिविंग सर्टेन बेनिफिट्स एंड रिसीविंग सर्टेन बेनिफिट्स। एक जो पक्ष होता है वो बेनिफिट को देने वाला है और दूसरा जो आपका एक्सपेक्ट है वो बेनिफिट को रिसीव करने वाला है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री system is that every debit has a corresponding and equal amount of credit। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है ना, ये जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम की हर एक डेबिट जितना अमाउंट हम डेबिट करेंगे उतने ही अमाउंट से जो है हम दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। दिस इज द अंडरलाइंग assumption of this concept, which is also known as balance sheet concept. So as per this concept, the two side of balance sheet always have a equal total। देखिए, तो इसी जो ये जो प्रिंसिपल ऑफ ड्यूल एस्पेक्ट है, इसी के अकॉर्डिंग जो बैलेंस शीट की जो दोनों साइड होती हैं उसका टोटल हमेशा बराबर होता है, ठीक है। द अकाउंटिंग इक्वेशन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। जो आपका ये नाइन्थ प्रिंसिपल है इसी के ऊपर बेस्ड है ये अकाउंटिंग इक्वेशन। एंड अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ रिलेशन अमंग एसेट्स लाइबिलिटी कैपिटल विच कैन बी ऑब्जर्व एज फॉलोज। तो यहाँ बताया गया है कि जो एसेट है वो किसके बराबर है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर। Okay, so at any point of time the total asset of the business unit are equal to its total liability। मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो किसी बिजनेस की एसेट्स है, टोटल एसेट्स, वो टोटल लाइबिलिटी के बराबर होगी। लाइबिलिटीज here relate both to outsider and the owners। the liabilities to the owners are considered as capital। देखिए, जो लाइबिलिटी है वो दो टाइप की होगी, एक आउटसाइडर और एक ओनर की यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। जो आपकी लाइबिलिटी होती है ओनर के लिए वो होती है कैपिटल से रिलेटेड बिजनेस की, ठीक है, ये बात मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये था हमारा नाइन्थ प्रिंसिपल। उसके नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, देखिए, द अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन सजेस्ट दैट रेवेन्यू मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड when the rewards and benefit associated with goods or services being sold or rendered have been transferred to the buyer। देखिए, तो यहाँ पे ये बोला गया है इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कब किया जाएगा, जब किसी गुड्स से रिलेटेड जो बेनिफिट है या जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है बिजनेस, है ना, वो रेंडर्ड हो चुकी हैं, जो गुड्स हैं वो भी सोल्ड आउट हो चुकी है, यानी कि बायर को ट्रांसफर हो गया है ना, यानी कि सेलर ने बायर को वो ट्रांसफर कर दी है गुड्स। द वैल्यू ऑफ सच रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट कैन बी एस्टिमेटेड विद रीजनेबल रियलाइबिलिटी ऑल्दो देयर रिकवरी इज ड्यू। देखिए, तो यहाँ पे बोला ये गया है, इसका क्या मतलब है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये ए है और ये दूसरा पर्सन बी है, ठीक है। जो ए है वो सेलर है और जो बी है वो बायर है। तो ए ने जो है बी को कुछ गुड्स सेल किए, ठीक है, सेल किए। तो अब बी ए को कितना पैसा पे करेगा, 5,000 रुपए पे करेगा। देखिए, तो जब ए ने बी को गुड्स दे दिए, ट्रांसफर हो गए, तो रेवेन्यू जो है वो रिकॉग्नाइज्ड मानी जाएगी, ये 5,000 मेरी रेवेन्यू मानी जाएगी, भले ही बी ने ए को अभी तक 5,000 रुपए पे ना किया हो, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई हो कि अगर पेमेंट की रिकवरी अभी नहीं हुई है, पेमेंट ड्यू है, फिर भी ये जो 5,000 रुपीज है ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गुड्स जो है वो बी को ट्रांसफर हो चुके हैं। आई होप आपको ये बात जो है वो समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे क्या बोला गया है, ठीक है। विद एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया है, फॉलोइंग एग्जाम्पल शुड बी कंसिडर्ड इन दिस रिगार्ड। यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दिया गया है कि सेल ऑफ गुड्स की सेल की गई है जनवरी मंथ में 2018 में, पर जो अमाउंट है सेल का वो रिसीव हो रहा है मई में, ठीक है। देखिए, सेल कब हुई है, जनवरी में, है ना, गुड्स ट्रांसफर कर दी गई है जनवरी में, पर उसका अमाउंट रिसीव हुआ हमको मई में। तो
would imply as per the principle of revenue recognition that revenue from this sale should be recognized in जनवरी, ठीक है, क्योंकि जनवरी में ही गुड्स को क्या किया गया था, सेल कर दिया था, ट्रांसफर कर दिया था, इसलिए जनवरी में ही जो है वो क्या की जाएगी, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज की जाएगी सेल के थ्रू, ठीक है, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम दिस सेल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन जनवरी इटसेल्फ बिकॉज द ट्रांजेक्शन वाज एंटर्ड इन दैट मंथ, है ना, क्योंकि जनवरी में ही हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया होगा। इफ इफ ओनली एन एडवांस वाज पेड इन जनवरी 2018 and a sale had actually occurred in May, then revenue from this sale would actually be recognized in 2018 मई। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, देखिए ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे सेकंड लाइन में ये बोलता है ऐसा कि सपोज करिए 5000 की टोटल सेल है, जिसमें से 1000 रुपए का एडवांस जो है वो जनवरी में दिया गया है। देखिए अभी सिर्फ एडवांस ही जनवरी में दिया गया है, ठीक है, पर जो सेल है एक्चुअली में वो मई मंथ में हो रही है, मतलब जो गुड्स है वो मई मंथ में ट्रांसफर हो रही है, तो रेवेन्यू जो होगी इस सेल के थ्रू वो रिकॉग्नाइज की जाएगी मई मंथ में। क्यों? क्योंकि मई मंथ में ही एक्चुअल में सेल गुड्स की हो रही है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब एक्चुअल में जो सेल हो जाएगी तभी रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, चाहे उसकी पेमेंट हमको बाद में मिलती है ना, पर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज तब की जाएगी जब गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड हो जाएगी, जब गुड्स सोल्ड हो जाएगी, है ना। उसके बाद कंसिडरिंग द केस ऑफ मंथली सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी पीरियोडिकल और मैगजीन where the entire amount for each of 12 months has been paid in the beginning of the year itself. The revenue is actually recognized in each month when the periodical magazine is provided to the customer। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये सब्सक्राइब की गई है कोई मैगजीन, है ना, और जो इसकी पेमेंट है 12 मंथ की वो भी पे की जा चुकी है, ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, ठीक है, यानी कि जैसे 1 जनवरी को ही पूरे 12 मंथ का अमाउंट, जैसे पर मंथ के हिसाब से अगर 500 है तो पूरी साल का 6000 रुपये बनता है, तो 6000 रुपये 1 जनवरी को ही पे कर दिया गया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो रेवेन्यू एक्चुअली रिकॉग्नाइज की जाएगी हर मंथ की, है ना, कब कब रिकॉग्नाइज होगी, जब पीरियोडिकल जो मैगजीन है आपकी वो कस्टमर को प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, यानी कि जब गुड्स और सर्विसेज कस्टमर को रेंडर्ड जिस मंथ में होगी उस मंथ की जो सेल मानी जाएगी उस मंथ की रेवेन्यू रिकॉग्नाइज की जाएगी, ठीक है। उसके बाद कंसिडरिंग द केस ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट फर्म रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द एडवर्टाइजमेंट फर्स्ट अपीयर्स इन द मीडिया, है ना, ऑल्दो इट्स पेमेंट में बी ड्यू, ठीक है। तो देखिए जो एडवर्टाइजमेंट फर्म से रिलेटेड यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि एडवर्टाइजमेंट फर्म के लिए रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब की जाएगी, जब एडवर्टाइजमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल अपीयर होगी मीडिया में, है ना, चाहे उसका अमाउंट अभी जो है फर्म को ना मिला हो, ठीक है। जैसे ही एडवर्टाइजमेंट मीडिया में जो है अपीयर हो जाती है तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दी जाएगी एडवर्टाइजमेंट फर्म के थ्रू। So taking into account the above, it can be said that revenue is recognized when a particular transaction is undertaken and the certainty of payment has been established, ठीक है। Taking into account the above, it can be said that revenue is recognized when particular transaction is undertaken। देखिए जब particular transaction हो जाएगी, है ना, जब गुड्स या सर्विसेज ट्रांसफर हो जाएगी तो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ठीक है। एंड द सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड, देखिए चाहे पेमेंट जो है अभी होना बाकी है या पेमेंट अभी 2 महीने के बाद होगी, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जो आपकी गुड्स और सर्विसेज हैं, है ना, वो क्या हो जानी चाहिए, ट्रांसफर हो जानी चाहिए बायर को, यहाँ पे ये बोला गया है, ठीक है। wherever where however an amount has been received as an advance, ठीक है, अगर एडवांस में अमाउंट रिसीव हो जाता है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अनअर्न्ड रेवेन्यू, है ना, एंड शैल बी शो एज अ लाइबिलिटी, तो उसको इनकम रिसीव्ड इन एडवांस जो है लाइबिलिटी माना जाएगा, ये मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये भी आपका बहुत जरूरी है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, है ना, 9th प्रिंसिपल 10th प्रिंसिपल, तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब होगी और कब नहीं। देखिए उसके बाद
वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव, ये नेक्स्ट प्रिंसिपल है। दिस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग रिक्वायर्स दैट ऑल अकाउंटिंग डाटा मस्ट बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। जो भी आपका अकाउंटिंग डाटा है वो पर्सनल बायस से फ्री होना चाहिए। इट शुड always be supported by true documentary evidences such as invoice, memos, bills, etc. ठीक है, it should always be supported। जो भी आपका डाटा है अकाउंटिंग डाटा, वो किसके थ्रू सपोर्ट होना चाहिए? किसी डॉक्यूमेंट एविडेंस के थ्रू, जैसे कि इनवॉइस, मेमोस, बिल्स, है ना, जो भी आपका कैश रिसिप्ट है, जो भी वाउचर है उसके थ्रू। एंड turn this in turn confirms the objectivity, reliability, and dependability of the accounting data and the financial statements prepared from it. This principle is the foundation on which the confidence of various stakeholders in फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी इज मेंटेन्ड। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो प्रिंसिपल है वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, आप इसको यहाँ से रीड कर लेना, है ना। तो ये सारे के सारे प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। थैंक यू सो मच।